और दुनिया, हमारा देश और दुनिया एक बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, जिसमें कोविड-19 नामक एक बीमारी हमें त्रस्त और ध्वस्त कर रही है। इसी बीच हमारे बीच में और एक महामारी चल रही है, जो है गलत समाचार की और फेक न्यूज़ की। तो इस समय काफ़ी ज़रूरी है कि हम अपने आप को ये गलत समाचार और फेक न्यूज़ से बचाएँ और सही तथ्य और जानकारी हासिल करें, ताकि हम लोग इस रोग से लड़ पाएँ। इसी कारण आज हमारे साथ कुछ विशिष्ट डॉक्टर का पैनल आए हैं एक साथ, जो इन विषयों पर प्रकाश डालेंगे। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर श्वेता बंसल। वो एक बाल रोग, खून के रोग और कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। वेलकम मैम। के बाद हमारे साथ है डॉक्टर प्रीतांजलि सिंह, जो एडिशनल प्रोफेसर है और हेड है एम्स पटना की, और उन्होंने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में काफी काम किया है। वेलकम मैम। गुड आफ्टरनून। फिर हमारे साथ है डॉक्टर अमीन कबा, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं SRCC सैफी पाक और मसीना हॉस्पिटल में, और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई। वेलकम सर। फिर हमारे साथ है डॉक्टर सबीन कपासी, जो MS गायनेकोलॉजी एंड IVF स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर सबीन UN कोविड-19 रिस्पांस टीम की सदस्य हैं और राष्ट्रीय कोविड टास्क फोर्स की एडवाइजर भी हैं। वेलकम मैम। फिर हमारे साथ है डॉक्टर कर्नल प्रकाश चितलकर, जो इंडियन आर्मी के वेटरन हैं, और वो श्री औरोबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर के प्रोफेसर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। वो और उनके टीम का काम कर्क रोग और कैंसर में काफी प्रचलित है। वेलकम टू यू टू सर। फिर हमारे साथ है मिसेस दीपाली चौधरी, जो एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन है और न्यूट्रिलाइजेशन नामक संस्था की फाउंडर है। वेलकम मैम। थैंक यू। एंड फाइनली हमारे साथ है मिसेस वंदना गुप्ता मैम, जो वी केयर फाउंडेशन की फाउंडर है और आज की डिस्कशन की मॉडरेटर रहेंगी। वेलकम मैम टू यू, एंड ओवर टू यू मैम फॉर द डिस्कशन। थैंक यू। Hello, Vandana ma'am. Am I audible? डॉक्टर सिद्धार्थ, आपकी आवाज आ रही है क्या बराबर? आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है मैम, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। संदीप, आपको डॉक्टर सिद्धार्थ की आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। यस मैम, डॉक्टर सिद्धार्थ ने इंट्रोडक्शन दे दिया मैम। ओवर टू यू। अभी आगे का आप जो शुरू कर सकते हैं। थैंक यू मैम। आई थिंक वंदना मैम को सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो वंदना मैम, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, आप सुनाई दे रहा है। तो मैंने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है, आप यहाँ से इट्स ओवर टू यू। ओके, थैंक यू डॉक्टर सिद्धार्थ फॉर मेकिंग माय जॉब सो मच इजियर, क्योंकि उसके वजह से अब मेरे को बाकी का इंट्रोडक्शन का काम नहीं करना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे डॉक्टर्स का बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला और हम लोगों के साथ आए हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सबीना से, क्योंकि वो टास्क फोर्स में है, ये पूछना चाहती हूँ कि कोविड क्या है और कोविड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब पहली वेव थी, दूसरी वेव आई है, अब उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट की क्या तैयारी है
क्या चीज़ें आप हम लोगों को बताना चाहते हैं कोविड के बारे में? ओके, मेरा हिंदी आपके जितना शुद्ध नहीं है, बट अगर मैं कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स बोलती हूँ जो आपको समझ में ना आए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको ट्रांसलेट करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब बात रही कोविड क्या है, तो कोविड एक रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, जो एक छोटे एरिया में हवाई स्प्रेड से भी हो सकता है, जो आपके खांसने से, आपके छींकने से, इवन आपके बोलने से सामने वाले इंसान पे या आपके आजू बाजू में जो बैठे हैं उनके थ्रू फैल सकता है। तो ये एक रेस्पिरेटरी बीमारी है प्राइमरीली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोविड एक वायरल बीमारी है जो सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है सिर्फ उसको अफेक्ट नहीं करती है, वो अफेक्ट करती है उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल, मतलब हमारे मस्तिष्क और हमारे बाकी अवयव जैसे हमारा लिवर हो गया, हमारे किडनी हो गया, उन सब ऑर्गन्स में कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस लाती है ये बीमारी, ठीक है। तो ये हो गया कि कोविड ऑन अ वेरी ब्रॉड नोट क्या है। बात रही कि गवर्नमेंट की क्या प्रिपरेशन है। सी गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली फर्स्ट वेव आई, अभी ये सेकंड वेव हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है सेकंड वेव में, और हमें पता है कि आगे जाके और वेव्स भी आ सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 3-4 फेजेस में है। जो पहले मैं बताऊंगी कि हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है। सो मैंने कुछ 7 पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, विच इज अ लिस्ट, जो एक लिस्ट है हम लोगों ने क्या क्या तैयारियां आज तक की हुई है उस हिसाब से। सो हमारे कंट्री में 3 प्रकार की मेडिकल सिस्टम्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मतलब प्राथमिक, द्वितीय एंड टर्शरी, मतलब आपकी बड़ी हॉस्पिटल्स होगी जिसमें आपके ऑपरेशन के और बाकी सारे सुविधाएं प्रेजेंट है, मौजूद है। तो इसके अंदर हमारा ये कोशिश रहा है अभी तक कि जितने भी पेशेंट स्टार्टिंग में आए वो आइदर प्राइमरी या सेकेंडरी सेंटर्स पे आए, ना कि टर्शरी सेंटर्स पे। हमारे टर्शरी सेंटर्स दुनिया के सबसे अच्छे टर्शरी सेंटर्स में से एक है, ठीक है। एंड उन वे डिजीज मैनेजमेंट में काफी ज्यादा सक्षम है, बट क्योंकि उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया है इतने सारे पेशेंट्स का, तो वो ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, कोई टर्शरी केयर सिस्टम इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। हम लोगों ने इसलिए जो किया है वो है कि हमने एक पूरा सिस्टम सेट किया है जिसमें जो रूरल पेशेंट्स हैं उनकी केसेस में हमेशा रूरल पेशेंट्स एंड जो नॉन एक्सक्लूसिव पेशेंट्स है, मतलब जिनके केस, जो पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके डिजीजेस को तुरंत ही कोई वैक्सीनेशन या कोई वेंटिलेटर या कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, जिनका दवाई से ठीक हो सकता है, वैसे लोग सबसे पहले प्राइमरी सेकेंडरी केयर सेंटर्स पे आए। सेकेंडली जो हमने किया है, जैसे ऑक्सीजन शॉर्टेज जो बहुत ज्यादा हुआ, उसके लिए हमने अभी भी इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो आपके वेल्डिंग जैसी चीजों में या आपके मैन्युफैक्चरिंग एरियाज में जो ऑक्सीजन यूज हो रहा है वो कम्प्लीटली बैन करके रखा है, ताकि जितना भी ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो वो सारा ही जो ऑक्सीजन सप्लाई है, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई, उसमें कन्वर्ट किया जा सके। थर्डली हमने अभी काफी सारी कमिश्निंग की है, मतलब दवाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए डीजीसीआई जो है, ड्रग कंट्रोल, उसने और सीआईआई ने टास्क फोर्स बनाई है साथ में मिलके, और वो टास्क फोर्स अभी काफी सारे जो एसेंशियल ड्रग्स हैं जिसकी हमें इस बार शॉर्टेज पड़ी है, उस ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग, उसके एपीआईज, जो उसके मूल तत्व होता है, उसको किस तरह से बनाया जा सके ताकि इस बार जैसे हमें यूएस से लाना पड़ा इमरजेंसी में, ठीक है, इस बार जैसे चाइना के साथ लाने में हमें दिक्कत हुई, वो सारी दिक्कतों को कैसे हम मीट कर सके, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं और कुछ प्लांट्स को ऑलरेडी हमने वो परमिट्स दे दिए हैं कि वो लोग वो एपीआईज बनाना शुरू कर दें।
thirdly, हमने जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं, उनको उस प्रकार हो जाए। पहले बात आई एम सॉरी, नहीं, आपसे नहीं कह रहे थे, वो किसी ने अपना अनम्यूट करके कुछ बात कर रहे थे। अच्छा, ओके। सो उसके अलावा जो कोविड केयर सेंटर्स अभी बनाए गए हैं, टर्शरी कोविड केयर सेंटर्स हैं और प्राइमरी कोविड केयर सेंटर्स है। प्राइमरी केयर सेंटर्स जो है सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं है, वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे स्वास्थ्य हेल्थ है, दजय स्वास्थ्य है, वैसे काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, BMJ है, गिव इंडिया है, सब ने मिलके बनाया है। वो लास्ट माइल रीच के लिए, मतलब जो गांव में जहाँ पे 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है, वैसी जगह पहुंचने के लिए बनाया हुआ है। वो सेंटर्स में ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, बट आपको जो सारा इंफॉर्मेशन है और जो ड्रग की किट्स है, जिसमें फेबिफ्लू, आपका आइवरमेक्टिन आ जाता है, और ये सारी जो बेसिक प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेडिसिन है, वो अवेलेबल हो जाती है। एंड उसके अलावा हम लोग टर्शरी केयर सेंटर्स को इंक्रीज करने का पूरा प्लान हमने रखा हुआ है कि 12 और बड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स हम लोग एक्टिव कर सके, नॉट इन बिल्डिंग्स बट इन अदर गवर्नमेंट फैसिलिटीज। जैसे काफी सारी स्कूल्स ऐसी हैं जिसमें जगह है, काफी सारी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जिसमें जगह है, तो वैसे जगहों को यूटिलाइज करके हम कैसे हेल्थ कैपेसिटी बढ़ा सके ताकि आगे जाके ये प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। अराउंड 551 ऑक्सीजन प्लांट्स कमीशन किए हुए हैं, जो PSO प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली, एक सेकेंड, हाँ, सो जिसको कहते हैं प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, तो वो एक टाइप का ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग तरीका है जिसके कुछ 551 प्लांट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कमीशन किए। ये प्लांट्स जो है ये 1.5 से 4 करोड़ तक के प्लांट्स होते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है, कुछ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि आगे जाके ये ऐसा शॉर्टेज हमें तो नहीं हो, बट अगर किसी और हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे श्रीलंका, नेपाल में जो प्रॉब्लम हो रहा है अभी, वैसे कंट्रीज में हो तो हम हेल्प भी कर सके। तो डॉक्टर सबीना, आफ्टर ऑल ऑफ दैट, मतलब आपने जो बताया है उसके हिसाब से रेस्पिरेटरी माने सांस की बीमारी है, आपके हिसाब से गवर्नमेंट के बहुत सारे एफर्ट्स हो रहे हैं जिसके वजह से लोगों को संभाला जा सके और उनकी देखभाल की जा सके, लेकिन हो सकता है कि ये सारे प्रयास में थोड़ा समय लगता हो और इसीलिए एकदम से वो सारी चीज़ें नहीं हुई और उसी की वजह से इतने ज़्यादा नंबर्स भी हो गए जो कि अभी हम लोग मैं और आप लोग मतलब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़े समय में कंट्रोल आ ही जाएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन सो डॉक्टर मिस्टर अमीन, वंदना, हाँ यही मैं कहना भी चाह रही थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि जो हुआ उसमें गलतियां नहीं हुई है। हाँ हम फर्स्ट वेव जब आया, पहला पीक आया, वहां से जब सेकंड पीक आया, मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में यही कह रही हूँ कि हम लोगों ने जितनी तैयारियां करनी चाहिए थी वो नहीं करी, जितने हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे हम नहीं ले पाए, और उसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ। उनकी फैमिली मेंबर्स की जाने गई, उनके इवन हमारे अपने फैमिली मेंबर्स में से हमने काफी लोगों को खोया है, बिकॉज हमें पता है कि हमने वो जो टाइम था उसको सही तरह से उपयोग नहीं किया। बट अभी हम लोग वो कर रहे हैं एंड पूरी प्रयास कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से लगभग हम लगे ही हुए हैं कि हम लोग इसको, हो सकता है उसका उतना कम नुकसान हो पाए और आगे जाके नुकसान मिनिमाइज हो सके, जो डैमेज है उसको कंट्रोल कर सके। थैंक यू। डॉक्टर अमीन, तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये तो हो गई गवर्नमेंट की तैयारी, हॉस्पिटल्स की तैयारी इत्यादि इत्यादि, लेकिन घरों में जो लोग हैं उनके क्या सिम्टम्स होने से उन्हें चिंता करनी चाहिए? आइसोलेशन में जाना चाहिए या सबके साथ मिलके बात करनी चाहिए, या घर में भी इलाज हो सकता है कि नहीं? क्योंकि और घर में मतलब अभी बोलते तो है ये सिंपल एंटीबायोटिक्स है और कुछ जिंक की टैबलेट्स इत्यादि से इलाज किया जा सकता है, देखभाल की जा सकती है, तो वुड यू आप उसके ऊपर कुछ बात करना चाहेंगे, बताएंगे? पहले तो सिम्टम्स बता दीजिए जो कि जिससे कि आदमी सतर्क हो जाए, क्योंकि अभी अपने साथ में इतने लोग हैं
तो अगर उन लोगों के थ्रू ये मैसेज पूरे गांव में कुछ एरियाज में फैल जाए कि क्या बेसिक सिम्टम्स हैं, कब उन्हें घर में रहना चाहिए, कब उन्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए, तो फिर सबको थोड़ी सांत्वना मिल जाएगी। देखिए, ये सारे सोशल मीडिया में सभी तरह पे सभी जगहों पर हमने बताया हुआ है। बुखार आना, सर्दी खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, बहुत बदन दर्द होना, बच्चों में उल्टियाँ, जुलाब, उनको कंफ्यूजन मतलब कुछ समझ में नहीं आ पाना, कोई तरह का बदन पे दाने आना, होठ लाल हो जाना, जबान लाल हो जानी, आंखों का लाल हो जाना, ये नए सिम्टम्स जो हम आजकल देख रहे हैं। ये समझ लीजिए कि अगर घर में कभी भी 2 लोग अगर बीमार पड़ते हैं एक साथ या एक के पीछे एक, तो ये कोविड ही है, सिवा कि आपके पास रिपोर्ट हो कि कोविड ना हो इसका। तो अगर घर में 2 लोग बीमार पड़ते हैं तो पहले जाके आप कोविड टेस्ट कराइए। ज्यादातर लोगों में देखा ही गया है, तो डरते हैं कि हमको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट वाले आ जाएंगे, हमको 14 दिन निकलने नहीं देंगे। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपको पता है कि आपको ये बीमारी है, तो आप और सतर्क रह सकते हैं, और जब आपको जरूरत पड़े तब आप टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाओ, अगर तो आपका ट्रीटमेंट भी बराबर हो और आपकी जान भी बच सकती है। ज्यादातर लोग डर के मारे नहीं करते हैं, टेस्ट नहीं करवाते हैं और फिर बहुत लेट आते हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंट नहीं बचा पाते। और ये एक बहुत ही गलत बात है। किसी को भी अगर बुखार 3 दिन से ज्यादा चले या कोई भी 3 दिन से ज्यादा बीमार रहता है, आज की तारीख में ये पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो आपने जरूर कोविड का टेस्ट करना है। कोविड प्लीज, आप सीटी स्कैन है या बड़ी बड़ी महंगी टेस्ट है वो सब करने की जरूरत नहीं है। RT-PCR की जो टेस्ट है वही स्टैंडर्ड टेस्ट है। एंटीजन टेस्ट जो होती है, जो 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाता है, वो बहुत पेशेंट मिस कर जाती है। तो करना है तो RT-PCR का ही टेस्ट करना है हो सके तब तक। हाँ, कोई इमरजेंसी है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, कोई सर्जरी है या किसी को कुछ इमरजेंसी फ्लाइट बोर्ड करना है, तो इमरजेंसी में आप एंटीजन टेस्ट कर लो, अलग बात है। लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड हम बोलते हैं RT-PCR, और बड़े सेंटर्स में CB-NAT जो RT-PCR जैसा ही टेस्ट है, जो और जल्दी रिपोर्ट दे देता है, यही करना है। ठीक है, तो अभी तो एक नई किट भी आई है ना, जिससे आप घर में भी टेस्ट कर सकते हैं, 250 रुपए की किट है, तो वो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अब देखिएगा रोज की न्यूज़ में उसके बारे में चर्चा होगी, रोज व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे उसके विषय में, तो अगर सबको पहले से थोड़ा बहुत मालूम रहे तो उनकी जागरूकता भी बढ़ती है, उनको समझ में भी ज़्यादा आता है और अच्छा भी रहता है। तो देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है कि जो होम बेस्ड किट्स होते हैं, सारे एंटीजन टेस्ट होते हैं, जिसमें आप 30 to 40% मतलब 30 से 40% पेशेंट अभी भी मिस हो जाएंगे। और इसकी क्या गारंटी है कि कोई पॉजिटिव होने के बाद भी गवर्नमेंट को जाके बताएगा कि मैं पॉजिटिव या नेगेटिव हूँ? लोग को पता चलेगा, और ये फिर अगर पता चल के घर पे चुपचाप बैठे रहे 14 दिन तो अलग बात है, ना कि बाहर घूम रहे हैं अभी भी दूसरों को फैला रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि जहाँ छोटे सेंटर्स है, जहाँ पर टेस्ट नहीं मिलती है आसानी से, वहां पर ये टेस्ट मिले लोगों को, तो जल्दी अपने आप को डायग्नोज कर सकते हैं कि कोविड है, और अपने जो लोकल कार्यकर्ता है उनके साथ कांटेक्ट में रहकर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। कुछ में तो मॉनिटरिंग शुरू कर सकते हैं, क्वारंटाइन शुरू कर सकते हैं, और कभी भी घर में अगर किसी को कोविड होता है तो पहले जो घर के बड़े बूढ़े हैं, पहले उनको क्वारंटाइन पहले करो, क्योंकि उनको अगर बीमारी होगी तो उनके लिए जानलेवा ज्यादा है। डॉक्टर श्वेता बंसल, अभी आजकल रोज हम लोग टीवी पे देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराओ, जिसको वैक्सीनेशन हो जाता है उसकी मतलब परेशानी कम है, उनको हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता है इत्यादि। तो आप वैक्सीनेशन पर, उसके इफेक्ट्स के ऊपर कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ चर्चा करना चाहेंगे? डॉक्टर श्वेता, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मैडम क्लियर नहीं आई मुझे, क्या आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं क्या? आपसे वैक्सीनेशन के बारे में, डॉक्टर वैक्सीनेशन के बारे में, हाँ, वैक्सीनेशन कराने का जो है ओके, या सो वैक्सीनेशन
सो वैक्सीनेशन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन जो है वही एक तरीका है हमारे को कोविड से बचाने का, पैंडेमिक से बचाने का। वैक्सीनेशन जो अभी आजकल हमारे पास अवेलेबल है, तरह तरह के वैक्सीन अवेलेबल है। इंडिया में एक कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन जो है वो पूरी तरह से इंडियन वैक्सीन है। एंड हम लोगों ने देखा है कि दोनों वैक्सीन जो है दोनों की दोनों इफेक्टिव वैक्सीन है और उनको लेने से कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। कई लोगों को कुछ सर दर्द हुआ है, कुछ बुखार आया है, पर दूसरे या तीसरे दिन पैरासिटामोल लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया है। और ये भी देखा गया है कि पहले दौर में जब सारे डॉक्टर्स को वैक्सीन मिला है, उनमें इस बार जो संक्रमण हुआ है वो काफी कम हुआ है एज कम्पेयर टू जनरल पब्लिक। और जो सिवियर कोविड हुआ है, जिन लोगों को वैक्सीन मिला है, अगेन उनका रेट जो है वो काफी कम है। उन लोगों को ही ज्यादा सिवियर कोविड हुआ है जिनके साथ कोमॉर्बिडिटीज भी थी और जो अलग से मेडिसिन भी ले रहे थे, उनको ज्यादा संक्रमण हुआ है इवन आफ्टर वैक्सीन। तो वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। जो भी वैक्सीन मिलता है वैसा वाला वैक्सीन लेने का है और अपने घर के सब लोगों को लेना है। अभी गवर्नमेंट ने 18 से ऊपर की उम्र के लोगों को सबको वैक्सीन अलाउड किया है, तो उन सबको वैक्सीन लेना चाहिए। और जल्दी ही हमारे पास शायद बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर सम ट्रायल, तो उनको भी एलिजिबल हो जाएंगे जब, तो उनको भी वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है इस पैंडेमिक से बचने के लिए। तो पता नहीं, मुझे शायद डॉक्टर बंसल की आवाज़ नहीं आ रही थी, अगर आपको आ रही थी कि नहीं मालूम नहीं, पर मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ कि उनका कहना ये है कि सबको वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीन लेने से एक फ़ायदा ये होता है कि अगर ये नहीं कह रहे कि वैक्सीन जिसने ले लिया उसको कोविड नहीं होगा, उनको भी कोविड हो सकता है, लेकिन उनको जो कोविड होगा, जितना उसका मतलब जोर पकड़ेगा, वो उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तब होगा। सही है डॉक्टर बंसल, आप यही कहना चाह रहे थे ना? तो और इसीलिए आप अपने परिवार में सबको जितनी जल्दी हो सके, जैसे पॉसिबल है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वैक्सीन की कमी हो रही है, तो अभी आएगी। शुरू में एक्चुअली बहुत सारी वेस्ट हो गई थी और कई लोगों ने लगवाई नहीं थी। पर गांव खेड़ा में ये बहुत बोला जाता है कि क्या फ़ायदा है इसको लगवा के, बुखार होता है, ये होता है, लेकिन इसके बाद की आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपको लगाना है। ये चीज़ ज़रूरी आपको करनी है, क्योंकि नहीं होने से तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए मतलब कह रहे हैं कि वैक्सीन आप ज़रूर लगवा लीजिएगा, और वो आप करवाइए क्योंकि वो ज़रूरी है। डॉक्टर सबीना, नहीं सॉरी, डॉक्टर दीपाली। यस मैम। ओके, वैक्सीन के समय और इलाज के समय या उसके पहले एक्चुअली मतलब किसी को कोविड नहीं होता है, तब आप क्या एक्सरसाइज सजेस्ट करती हैं जिससे, क्योंकि ये जैसे उन्होंने बताया कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, मतलब लंग्स उस पर अफेक्ट होते हैं, नाक का, मुंह का, ये सब चीज़ों का अफेक्ट होता है। तो क्या चीज़ें आप सजेस्ट करती हैं एज फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो कि की जा सकती है, जिससे कि आदमी की लंग्स की कैपेसिटी या लंग्स की क्षमता बढ़ जाए? तो मैम इसके लिए बेसिकली जो हम जर्नल गाइडलाइंस की बात करें, जो इससे पहले भी हमारी थी कि हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी था, हमेशा के लिए हर दिन हमको करना ज़रूरी है, इस कोविड आने से पहले भी। तो हर किसी को कम से कम आधा से पौना घंटा की एक्सरसाइज रोज करना ज़रूरी था, जिसमें कि कोई भी सैर कर सकते हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं। यदि कुछ लोग वज़न उठाते हैं तो वो भी उठा सकते हैं, क्योंकि अगर वो हम करते हैं तो हमारी जो कार्डियक स्ट्रेंथ है या जो हमारी ओवरऑल ताकत है शरीर में, वो बढ़ती है। उसके अलावा क्योंकि अभी सिचुएशन के हिसाब से हमें लंग्स की एक्सरसाइजिंग यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सांस लेने की एक्सरसाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे से। तो उसमें आप जो भी प्राणायाम है, योगा है, वो सब डेली लोग कर सकते हैं, मेडिटेशन एंड ऑल कर सकते हैं, ताकि एक तो ये हमारा स्ट्रेस कम करने में भी मदद करती है, और दूसरा बाकी सब एक्सरसाइज हमारा वज़न भी ठीक रखने में मदद करती है। यदि आप हेल्दी रहेंगे, वज़न भी ठीक रहेगा और स्ट्रेस भी कम रहेगा, तो वो भी आपके लिए बीमारी से लड़ने की ताकत जो है वो बनाए रखेगा। थैंक यू डॉक्टर दीपाली। डॉक्टर प्रीतांजलि, यहाँ पर आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग कि यू नो जैसे जैसे दवाइयाँ दी जा रही हैं, जैसे जैसे
नई चीजें, या तो प्रेस, मेरे ख्याल से तो मैं मीडिया को बहुत ब्लेम करती हूँ, क्योंकि बहुत चीजों को वो लोग उछाल देते हैं, बहुत उसके बारे में बात कर देते हैं। जैसे आजकल ये ब्लैक फंगस एक बड़ी भारी चीज हो गई है। शायद ब्लैक फंगस हमेशा से रहा होगा, लेकिन इन दिनों में तो उनको एक बात मिल गई है बताने की। तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, क्यों होती है, या खाली कोविड वालों को होती है या पहले भी होती थी? ये सारी चीजें आप क्लियर कर सकेंगे प्लीज? हाँ जी मैम, बिल्कुल। मैं ये इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन है और उसको माइल्ड डिजीज है, तो वो होम आइसोलेशन रह के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बेसिकली होम आइसोलेशन की बात पहले भी आपने पूछ रखी है, उस पर हम लोगों को जानकारी ये चाहिए होगी कि एक थर्मामीटर, एक ऑक्सीमीटर घर में जरूर रहना चाहिए। पेशेंट अपने आप को आइसोलेट कर ले रूम में और अपना एक टेबल शेड्यूल बनाए, सुबह शाम का जो है टेम्परेचर जरूर नापे, एज वेल एज ऑक्सीमीटर से अपना सैचुरेशन जरूर देखे। कुछ नॉर्मल विटामिन है जो खाने की होती हैं, कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं माइल्ड के डिजीज में, और अपना ख्याल वो रख सकते हैं, एक रूम में रह के वो ठीक हो सकते हैं। जब डिजीज मॉडरेट की तरफ जाता है, जब सैचुरेशन डिप करने लगता है या फीवर परसिस्ट करता है, तो हम या ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तो हम लोग पेशेंट्स को फिर हॉस्पिटलाइज करते हैं और मॉडरेट और सिवियर के हिसाब से, उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से हमें उनको ट्रीट करते हैं। आपने पूछा ब्लैक फंगस के बारे में, तो ब्लैक फंगस एक किस्म का फंगस है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, और ये पहले भी प्रेवलेंट था। ये हमारे नॉर्मल सॉइल में मिलता है, जो गार्डन में सॉइल रहता है उसमें भी पाया जाता है, लेकिन पहले ये हमारे इम्यून सिस्टम इतनी कमजोर नहीं थी, जिसकी वजह से ये सिस्टमिक डिजीज में अगर कभी मिलता हो तो कभी एक आध केसेस आते थे ENT डिपार्टमेंट में या फिर पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट्स में म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस आते थे। अभी की सिचुएशन में ऐसा है कि थोड़ी बहुत तो उछाल है जरूर मीडिया की, बट आप देखे होंगे कि अभी कुछ मतलब सब जगह इंडिया में भी सब स्टेट्स में धीरे धीरे ये एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है म्यूकोरमाइकोसिस को भी। तो वो इसलिए है क्योंकि जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, उनको स्टेरॉइड्स मिला रहता है, और स्टेरॉइड्स मिलने से और इम्यूनिटी कम होने से लिम्फोपीनिया जिन पेशेंट्स को होती है, जिनकी डायबिटीज लेवल कंट्रोल में नहीं रहती है, उनको ये बेसिकली ये फंगस ज्यादातर के देखा गया है। और अगर होते हैं तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे हैं कि नाक से पानी बहना, सर में दर्द होना, आंख बाहर की तरफ थोड़ा निकलना, या कोई ब्लैक पैच जो आपके मुंह में पाया जाता है। इसके लिए एंडोस्कोपी करके इसको देखते हैं, बायोप्सी भी लेते हैं, प्रूव करते हैं और इसकी इलाज करते हैं। तो हमने सतर्क तो रहना है, हमें अवगत रहना है कि ये भी एक किस्म का सिम्टम है जो कि कुछ कोविड पेशेंट्स को होने लग गया है। हमारे ही हॉस्पिटल में अभी करीबन 30-40 पेशेंट भर्ती हैं म्यूकोरमाइकोसिस के साथ। तो डॉक्टर पतंजलि, आज सुबह मैं एक सेमिनार में थी जहाँ पे इसके विषय पे बात हो रही थी, और वहाँ पे भी जो डॉक्टर्स थे वो कह रहे थे कि मतलब ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन अब जरा लोगों ने ज्यादा उसका वो कर दिया है। पर मतलब इन्होंने जब केसेस स्टडी करे हैं तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस नहीं हुए हैं। शायद आजकल गवर्नमेंट भी थोड़ा डर गई है कि कुछ भी बात होती है तो उसको एपिडेमिक कर देती है, ताकि लोग बाग ये कहें कि गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है। पर आम जनता को खाली सिम्टम्स का ध्यान रखना है, और वो तो फिर ट्रीटमेंट का भी है ना। डॉक्टर श्वेता, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट कि जैसे ये ब्लैक फंगस है, इसका ट्रीटमेंट के लिए कहते हैं अगर ज़्यादा स्टेरॉइड दिया गया या शुगर बहुत हाई है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक को हो, और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई छूत की बीमारी है। आप इसके बारे में और बात करेंगे डॉक्टर श्वेता? एक्चुअली ब्लैक फंगस एक्चुअली कोविड पेशेंट्स में हम लोग इस सेकेंड वेव में थोड़ा ज्यादा देख रहे हैं। बीइंग अ कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं कैंसर पेशेंट को देखती हूँ और उनको हम लोग स्टीरॉइड्स देते हैं, पर उन पेशेंट्स के अंदर भी हम लोग फंगस इन्फेक्शन देखते हैं। ऐसा नहीं है कि फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, स्पेशली जो पेशेंट जिनको स्टीरॉइड्स मिलते हैं या फिर उनकी इम्यूनिटी कम होती है,
उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन होना नामुमकिन नहीं है, होता है रेगुलरली। पर ये कोविड की सेकेंड वेव में क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इफेक्टेड हुए हैं, इसलिए इन प्रपोर्शन ब्लैक फंगस जो है, जिसको ब्लैक फंगस कॉमनली कहा जा रहा है, फंगल इन्फेक्शन, हम लोग रिलेटिवली ज्यादा पॉपुलेशन के अंदर देख रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण जो इसका है वो है स्टीरॉइड्स का अनलेबल्ड यूज करना। मतलब कि उन लोगों, वो जो लोग हैं जो स्टीरॉइड प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं, डॉक्टर के बिना सलाह के यूज कर रहे हैं, या फिर जिनको डायबिटीज है या फिर अदर कोमॉर्बिडिटीज हैं जिसमें उनको ऑलरेडी कोई इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट चल रहा है, और या फिर जिनको बहुत लॉन्ग कोविड है और जिनको लॉन्ग कोविड की वजह से कॉन्टिन्यूस बुखार है और उनको स्टीरॉइड बहुत लंबे टाइम तक कॉन्टिन्यूस रहा है, उन पेशेंट्स के अंदर हम लोग ब्लैक फंगस देख रहे हैं। अदर रीजन इज दैट कि ब्लैक फंगस जो है कई पेशेंट्स के अंदर काफी डिले हो जाता है डायग्नोसिस में, इसलिए ये कई पेशेंट्स के अंदर जानलेवा भी साबित हो रहा है। पर इसके लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ड्रग्स हमारे पास पहले से ही थे, तो वो उससे हम लोग इनका इलाज कर सकते हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज पूरा है। पर सबसे जरूरी बात है कि ब्लैक फंगस होना नहीं चाहिए, और उसके लिए आपको जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो डॉक्टर की निगरानी में पूरा लेना चाहिए। और स्टीरॉइड्स का जितनी जल्दी अब जो ट्रीटमेंट है, जितना जरूरत है उतना ही दीजिए, उससे ज्यादा लेने का कुछ फायदा नहीं। धन्यवाद डॉक्टर श्वेता। डॉक्टर अमीन, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ मास्क को लेके बात। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना, तो उसमें मास्क में सिंगल मास्क ठीक है या डबल मास्क ठीक है? N95 यूज करना चाहिए या कपड़े के मास्क यूज करने चाहिए? मास्क को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए? या 7 दिन के 7 मास्क रखने चाहिए? या फिर सैनिटाइजर से हाथ धोना काफ़ी है या फिर साबुन से धोना बेटर है? बहुत सारे प्रश्न हैं। कितनी दूरी पे बैठे? अब शायद बड़े घर हो किसी के तो ठीक है कि वो लोग अलग अलग बैठ सकते हैं, लेकिन जिनके घर छोटे हैं वो तो सब साथ में ही बैठेंगे। इसी तरह से शौचालय का है कि एक शौचालय है और घर के 7 लोग उसमें जा रहे हैं, या एक शौचालय में एक जना जा रहा है। बहुत सारी मतलब जैसे कहते हैं ना, मिथ्या बातें कहिए या बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस कहिए या बातचीत कहिए, तो आप अगर एक एक पॉइंट को लेकर उस पर बात कर सके तो। सबसे पहले तो मैं मास्क के बारे में बात करूंगा। पहले मास्क पहनो, सबसे पहली बात। अभी जो सर्वे करने में आया था, इसमें ये पता चला है कि सिर्फ 7% लोग मास्क बराबर पहनते हैं, सिर्फ 7%। 93% तो मास्क पहनते ही नहीं है, या पहनते हैं तो उनका मास्क या तो नाक के नीचे होता है या तो गले पर होता है। ठीक है, कोविड वायरस आपके नाक से मुंह से अंदर जा रहा है, ना कि आपके गले से जा रहा है अंदर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहले तो मास्क पहनो। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर अच्छा मास्क पहनिए। जो N95 मास्क है बहुत बेटर प्रोटेक्शन देता है, पर ये जो मास्क है इसको पहनने का तरीका भी होता है। जब आप मास्क पहनते हैं तो उसका जो सील है वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर वो सील बराबर नहीं है तो वो बाकी जैसे कोई सादा मास्क है उसी की तरह काम करने वाला है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्व की बात यह है कि मास्क पहनो। पहले तो कपड़े का पहनो, सर्जिकल मास्क पहनो, N95 पहनो, कोई भी पहनो। हाँ, आप और एहतियात बरतना चाहते हैं तो आप डबल मास्क पहनिए, क्योंकि फिट अगर बराबर नहीं है वो मास्क का तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब जो ड्रॉपलेट, जो छोटे छोटे ड्रॉप्स जाने वाले हैं आपके शरीर में, वो आप रुका नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो मास्क सही पहनना है। मास्क पहनने के बाद भी लोग वही मास्क पिछले 1 महीने से पहन रहे, पूरा मास्क गंदा है। मास्क पहनने के बाद ऊपर हाथ लगा रहे, ऐसा ऐसा कर रहे, मतलब उधर जितने सिक्रीशंस लगे थे बार बार लग रहे। बात करने के टाइम पे मास्क नीचे करके बात कर रहे हैं। अभी अगर आप बात कर रहे, जब आपके मुंह से ड्रॉप्स ज्यादा उड़ रहे हैं तब आप मास्क नीचे उतार के बात कर रहे हैं, मतलब वैसे आप स्प्रेड ज्यादा कर रहे हैं। तो मास्क पहनकर ही बात करना है। हम लोग बात कर करके पूरे दिन हमारी हालत खराब हो जाती है, रात को हमारा आवाज नहीं निकलता क्योंकि मास्क पहना होता है, शीट पहना होता है हमने। पर मास्क बराबर पहनिए, और बोलने के टाइम पे निकालना नहीं है मास्क। और मास्क को कभी भी आगे से हाथ में लगाना है, साइड से करके ऊपर करना है, एडजस्ट करना है। आप हमेशा ऐसा ऐसा करो, ये नीचे करके ये करो, तो ये सब नहीं करना है। तो ये हो गई मास्क की बात। दूसरी है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप एक घर में रहते हैं, देखिए हमारा लॉकडाउन तो अभी भी शुरू है, हमें बाहर अभी भी नहीं जाना है। बहुत ही जरूरी काम है तो ही बाहर जाना है। तो अगर आप एक घर में रहते हैं, आपका घर छोटा है, एक रूम है, तो आप डिस्टेंसिंग कैसे करोगे? घर के 10 बाय 10 की खोलिए, उसमें 4 कोने में 4 लोग खड़े रहेंगे तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे।
पर वो नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप उसमें से एक को होने वाला है तो सभी को होने वाला है, क्योंकि फैमिली जो रूम है हमारा वही छोटा है। जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं वो बाहर की हो रही है। हाँ, अगर आपके घर में किसी को कोविड हो जाता है तो फिर उनको क्वारंटाइन करने के लिए होम क्वारंटाइन या उनको अलग रखने के लिए आपको अलग रूम चाहिए, अलग बाथरूम चाहिए। और मैं तो यही मानता हूँ कि जो छोटे घर है वहां पर क्वारंटाइन एक आदमी को जाकर क्वारंटाइन सेंटर में एडमिट होना बेहतर है कि सिवाय कि उसको घर में आप रखो और बाकी लोग परेशान होना। तो ये बेहतर है कि वो एक जो इंसान जिसको कोविड हुआ है वो जाके एडमिट हो जाए। हाँ, अगर आपके घर में सभी लोग कोविड पॉजिटिव है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ज्यादा कोविड पॉजिटिव होने नहीं वाले हो, ना आप कोविड कम नेगेटिव होने वाले, तो आप लोग आराम से घर में बैठ सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। उस टाइम पे आपके घर के अंदर तो आपको मास्क की जरूरत नहीं कि आप एक दूसरे को और कितना कोविड ज्यादा देने वाले हो। तो ये होगा इसकी बात। सैनिटाइजर जो है ये हमारे बाहर जाने के लिए है, मतलब आप जब आपके पास पानी और साबुन आपके हाथ में नहीं रहता है, ये समझ लीजिए कि जो सैनिटाइजर है ये सिर्फ आपको जर्म्स वगैरह को खत्म करता है। अगर आपके हाथ मैले हैं, गंदे हैं, मिट्टी वाले हैं, तो सैनिटाइजर उस पर काम नहीं करता है। इसके लिए तो आपको साबुन और पानी यही यूज करना है। और सैनिटाइजर आपको जब भी आप किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं तब आपको यूज करना है। और उसको भी तरीका है अच्छी तरह से हाथ कैसे धोना, कम से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोना। ये नहीं कि साबुन लगा ऐसा ऐसा किया हाथ धो के बाहर आ गया, उसका हाथ धोने का भी एक तरीका है। तो अगर वो आप बराबर नहीं करते हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। सैनिटाइजर भी आप हाथ में लेके ऐसा ऐसा कर दिए, लेकिन आपके बाकी के पीछे के जो पार्ट्स है वो रह गए हैं, बीच में रह गए, आगे के पार्ट रह गए, जहाँ पे आपने बराबर क्लीन नहीं किया है। तो जो एसएमएस हम बोलते हैं, सैनिटाइजेशन मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, हम पहले ये बेसिक चीज ही कर ले और बाद में रोते बैठे कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं। जब वैक्सीन था नहीं हमारे पास तब हम सोचते थे वैक्सीन आ जाए, अब वैक्सीन आ जाए तो लोग तैयार नहीं है, अब लोग तैयार है तो वैक्सीन नहीं है। तो ये तो मतलब हम लोग वही चक्कर में घूम रहे हैं। लेकिन हम लोग हर चीज हम सरकार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमें भी हमारा योगदान पूरा देना होगा, हमें भी बराबर रूल्स फॉलो करने होंगे। आप आपके आजू बाजू में ही देख लो, हम लोग खुद देख लो कि मास्क नहीं पहनते। आजकल डॉक्टर्स भी इतने थक गए कि वो लोग भी कितने लोग मास्क नहीं पहनना छोड़ दिए। पर ये गलत है। आपको कोविड हो गया हो, आप अच्छे हो गए हो, आपको वैक्सीन मिल चुका है, फिर भी आपने मास्क पहनना जरूरी है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया डॉक्टर अमीन। क्योंकि मास्क तो पता नहीं आपने देखा था कि नहीं, वो जब कुंभ मेला का हो रहा था तो साधु लोगों ने नाक पे नहीं पहना हुआ था और नीचे उनकी लंगोटी थी, तो एक कार्टून बना था कि अरे इन्होंने तो बहुत नीचे बांध रखा है अपना मास्क। नाक पूरी तरह से ढकनी चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा छूना नहीं चाहिए। एक और वो है कि हमको मेन से दूर रहना है। मेन मतलब माउथ, नोज और आईज, ये तीन चीजें हमको नहीं छूनी है ताकि हम सेफ रह सकें। तो इसका मतलब था कि मेन से दूर रहो, पर ये नहीं था कि आदमियों से दूर रहो, पर ये कि अपने मुंह में उंगली मत डालो, नाक में मत करो और आंख को बार बार मत छुओ। इसकी वजह से हम लोग सेफ रह सकते हैं। तो डॉक्टर सबीना, आई वांट टू आस्क यू समथिंग विच इज रिलेटेड टू दिस। क्योंकि एक तो यह है कि जैसे डिजी स्वास्थ्य जैसे टेली कंसल्टेशन का प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी नॉलेज लोगों को दे सकता है, शेयर कर सकता है। संदीप ने खुद कैंसर पेशेंट होकर भी ये इतना बड़ा काम उठाया है। तो ऐसी फैसिलिटीज़ के लिए आप पेशेंट्स को क्या कहें, लोगों को क्या कहेंगे? पेशेंट्स को तो बाद में, पहले लोगों को, शुड दे यूज इट? कितनी कितनी बार वहाँ से उनको जानकारी मिल सकती है? जो जानकारी वहाँ से मिलेगी वो ऑथेंटिक है कि नहीं? क्योंकि कई बार लोगों के मन में विश्वास नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने जब ये चीज़ को इनकरेज किया है तो क्या सोच के इनकरेज किया है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम रिसोर्सेस को बढ़ा सकें और रिसोर्सेस की पहुंच को एम्पलीफाई कर सकें। एंड ये जो टेलीमेडिसिन पोर्टल्स हैं, खास करके डिजी स्वास्थ्य जैसे है, स्वास्थ्य हेल्थ जैसे हैं, ये सारे पोर्टल्स, माईगॉव का अपना एक पोर्टल है, ये सारे पोर्टल्स जो है उसमें डॉक्टर्स खुद अपना टाइम देते हैं, खुद कोशिश करते हैं कि अगर पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक आने की जरूरत ना पड़े तो उनके घर में ही उनको बेस्ट मेडिकल एडवाइस मिल सके, ताकि वो अंधेरे में काम ना कर रहे हो, सिर्फ फार्मेसी में जाके जो वहां पे देते हैं वो ड्रग्स ना ले रहे हो, और हॉस्पिटल में आके उनका जो और पेशेंट्स के साथ एक्सपोजर है वो कम से कम हो सके, एंड एक सिंगल डॉक्टर हो सके उतने ज्यादा पेशेंट्स तक पहुंच सके।
जो IMA के पास चीफ थे डॉक्टर के अग्रवाल, एंड वेरी रिनाउंड, बहुत पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर भी थे, जिनकी कोविड में हाल ही में जिनकी मृत्यु हो गई। वो खुद भी वही कहते थे कि एक साथ अभी ऐसा टाइम है जब हम रातों रात डॉक्टर्स का नंबर नहीं बढ़ा सकते, रातों रात लोग को ट्रीटमेंट करने के लिए ट्रेन नहीं कर सकते, पर हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम डॉक्टर्स की जो रीच है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और ऐसे पोर्टल्स बहुत ज्यादा जरूरी है वो रीच को इंक्रीज करने के लिए, वो पहुंच को बढ़ाने के लिए। जितने लोग की लाइफ को वो लोग हेल्प कर सकते हैं, जितने लोग की लाइफ को वो लोग बचा सकते हैं। जैसे डॉक्टर अमीन ने अभी कहा कि पेशेंट्स सीरियस होके आते हैं तो हमारे लिए भी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओवर स्टेरॉइड यूज की वजह से आता है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे पोर्टल्स बहुत जरूरी है वो रीच को एक्सपेंड करने के लिए, सही इंफॉर्मेशन देने के लिए लोग को, और वो ताकि ना ही उन लोगों की जान बच सके, बट उनकी वजह से जो और इन्फेक्शन फैल रहा है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सके, कब कर सके। हाँ, थैंक यू डॉक्टर सबीना। डॉक्टर दीपाली, आपसे मैं 2-3 प्रश्न पूछती हूँ, एक साथ ही पूछ लेती हूँ ताकि आप कंटिन्यूसली बता सकें। पहली बात तो है, सबको जानना है कि इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा ड्रामा लगता है इम्यून सिस्टम का है, तो कैसे हम लोग इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर कोविड के पहले क्या चीज़ें हम लोग खाएं जिससे कि कोविड होने की संभावना कम हो जाए, तो चाहे वो इम्यून सिस्टम समझ लीजिए या कोविड के लिए नहीं हो। और दूसरी बात है कि जब कोविड होता है तब हम क्या खाना चाहिए हमें खाना, ताकि हम अपने आप को हेल्दी मेंटेन कर सकें, क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि कोविड के बाद कमजोरी हो जाती है। और फिर कोविड से ठीक होने के बाद हम क्या खाना खाएं जिससे कि हमारी ताकत बनी रहे और हम जल्दी से जल्दी ठीक हो सके और वापस मेन स्ट्रीम में आ जाए। ठीक है जी। सो जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, जब भी पहले तो सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने 2-4 दिन अच्छा खाया या आजकल काढ़ा है, हल्दी दूध है, ये सब लिया 3-4 दिन और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। इम्यूनिटी में इन्वेस्ट करना इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब आपको बहुत लंबे समय तक कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए अच्छी हैं। तो जब भी हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमें 4 चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो होता है हमारा संतुलित आहार, जिसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा एक्सरसाइज, जिसे हम व्यायाम बोलते हैं। तीसरा है हमारी नींद और स्लीप, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। चौथा है हमारा मानसिक तनाव से दूर रहना, यानी कि स्ट्रेस को मैनेज करना। तो सबसे पहले हम संतुलित आहार की बात करते हैं कि हम अगर नहीं हुआ है कोविड तो अभी क्या-क्या अच्छी-अच्छी चीजें खाएं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहे। ऐसी खाने में कोई चीज नहीं है जो कि आपको इन्फेक्शन से बचा सकती है, लेकिन यदि अगर आप अच्छा खा रहे हैं पहले भी, ड्यूरिंग भी और बाद में भी, तो आप एटलीस्ट रिस्पॉन्स जो है आपका रोग के प्रति जो भी आपकी प्रतिक्रिया रहेगी वो अच्छी रहेगी, तो आप अच्छे से लड़ सकते हैं। तो सबसे पहली संतुलित आहार में हम बेसिकली अगर सिंप्लीफाई करें, आसान तरीके से समझने की कोशिश करें, तो आपको 5 चीज़ों का ख़्याल रखना है। मतलब कि आपके खाने में 5 चीज़ें होनी चाहिए। पहली क्या चीज़ है? पहला है हमारा अनाज। अब अनाज में हम क्या अच्छा लें जो हमारे लिए पौष्टिक है? अनाज में हम ऐसे ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, जौ है, ज्वार है, मड़ुआ है जिसको रागी या नाचनी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं अनाज में सबसे अच्छी हैं, जो आपको अच्छा पोषण देती हैं और आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। पर आपको इसमें से क्या नहीं लेना है, वो है मैदा और मैदे से बनी चीज़ें। जितनी भी हमारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी बिस्किट है, नमकीन है, ये सब चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है हमारी दालें। अब दालों में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो भी आपके पास आस-पास में दालें अवेलेबल रहती हैं, चना है, मटर है, लोबिया है, कुलथ है, वो सब आप अच्छे से लेंगे। अभी सीज़न है तो यहाँ पे लोग सत्तू बहुत पीते हैं और सत्तू जो है बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है क्योंकि चना से बना है। तो आप कोशिश कीजिए कि सत्तू आप दिन में 1 बार तो लीजिए और दालें कम से कम अपने पूरे दिन की डाइट में 2 बार ज़रूर लीजिए, ताकि आप अपनी खाने में ये देख सकें कि मैं अच्छा प्रोटीन और अच्छे विटामिन्स एंड ऑल ले रहा हूँ या नहीं।
उसके अलावा जो लोग मांस या अंडा लेते हैं वो भी आप ले सकते हैं, पर आपको ये ख्याल में रखना है कि आप उसको अच्छे से साफ कीजिए, अच्छे से पका कर खाइए। तीसरी जो चीज आती है वो है हमारी दूध और दूध से बनी चीजें। अब दूध और दूध से बनी चीजें भी हमारे लिए बहुत पौष्टिक हैं, हड्डियों के लिए, आंखों के लिए और बाकी हेल्थ के लिए। तो आप पनीर, दही और दूध ऐसे भी ले सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 250 से 500 ml दूध का सेवन हम रोज करें, या हम वो दूध की फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर हम पनीर ले सकते हैं, या हम दही ले सकते हैं। यदि आप दही लेते हैं तो दही रोज लेना काफी अच्छा है पेट की सेहत के लिए भी। उसके अलावा चौथा जो है वो है हमारा फल और सब्जियां। अब फल और सब्जियां इतनी ज्यादा पौष्टिक रहती हैं, जो भी हमारी सीजन में फल और सब्जियां आ रही हैं, और जो भी जितनी ज्यादा गहरे रंग की सब्जियां या फल रहेंगी उतनी ज्यादा वो पौष्टिक रहती हैं। तो अगर अभी हम फल की बात करें तो सीजन में हमारे फल हैं जैसे बेल है, आम है, तरबूज है, खरबूजा है, शहतूत है, जिन्हें आप लोग तूत भी बोलते हैं। तो बेल जो है वो बहुत अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा कब्जी रहती है या एसिडिटी रहती है। तो आप बेल का शरबत लीजिए, और अगर आप किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप वो अपनी डाइट में रखिए। जब भी हम ये सीजनल चीजें लेते हैं जो भी हमारे सीजन के हिसाब से आती हैं, हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से बूस्ट कर पाते हैं। उसके अलावा जो सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं जिसको आप साग बोलते हैं, पालक का साग है या मरसा का साग है जिसको एमरंथ लीव्स भी बोलते हैं। तो ये जो भी आपके आसपास पत्तेदार सब्जियां अवेलेबल हैं सीजन के हिसाब से, आप उसको जरूर खाइए। कोशिश कीजिए कि कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार आप जरूर खाएं उसको। और फल जो है कोई भी 2 तरह के फल आप जरूर लें। उसके अलावा और जो हम छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, जैसे हम चटनी बनाते हैं, धनिया पुदीना की चटनी हो गई, या आंवला की चटनी हो गई, या अलसी की चटनी हो गई जिसे आप तीसी बोलते हैं, तो वो सब का इस्तेमाल भी अगर खाने में आप रखेंगे अपने खाने के साथ, तो वो पोषण जो है वो बढ़ा देती हैं। आप सबने विटामिन सी बहुत सुना होगा, तो विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारे पास सब सोर्सेज हैं विटामिन सी के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि खाने में नींबू का छिड़काव कीजिए, आंवला की चटनी खाइए, और जो भी सीजन के फल हैं वो जरूर खाइए। तो आपको ओवरऑल जो फल और सब्जियां लेना है वो कम से कम 500 ग्राम दिन भर में लेना है। ज्यादा सब्जियां होनी चाहिए और 2 तरह के कोई फल होने चाहिए। और जो आखिरी है हमारा जिसका हमको खास ख्याल रखना है वो है हमारे तेल, जो हम खाने में तेल का इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा जो भी हमारे सूखे मेवे रहते हैं या फिर हमारे बीज रहते हैं जिसमें तेल होता है, जैसे तीसी, मैंने बोला तीसी जिसे हम अलसी बोलते हैं, तो अगर आप उसकी चटनी बनाते हैं तो आप चटनी बना सकते हैं, या आप किसी भी रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वो कर सकते हैं। तिल है, मगज है, इन सब का भी इस्तेमाल आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा तेल जो आपके जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सरसों का कच्ची घानी का तेल, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप हमेशा से इस्तेमाल करते आ रहे हैं आप उस तेल का इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा घी भी, देसी घी भी इस्तेमाल करना अच्छा है। तो ये सब चीजें खाने में आपको जरूर रखनी है, पहले भी, ड्यूरिंग भी, मतलब जब हो गया इन्फेक्शन तब भी ध्यान रखना है कि हम फल सब्जियां ज्यादा लें। जो दालें हैं वो थोड़ी सी और बढ़ा दें, मतलब 2 बार ले रहे थे 3 से 4 बार अब आप लें। जब आपको इन्फेक्शन है वो आप सूप के रूप में ले सकते हैं, सत्तू के रूप में ले सकते हैं, और जो फल और सब्जियां हैं वो थोड़ा सा और बढ़ा दें। तो इस तरीके से आप इन्फेक्शन के दौरान भी अपना ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो आखिरी चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पानी। अब पानी का भी सेवन खूब अच्छे से करना है। अभी गर्मी ज्यादा है तो मात्रा आपकी बढ़ जानी चाहिए पानी की, तो 2.5 से 3 लीटर के लगभग आसपास आपको पानी लेना है। बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जैसे आपको प्यास लगती है। उसके अलावा जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है तब बॉडी से बहुत ज्यादा पानी निकलता है, तो आप नींबू पानी है, या सत्तू है, या बेल का शरबत है, आम पन्ना, ऐसी चीजें जरूर लीजिए ताकि आपके शरीर में पानी अच्छा रहे। यदि पानी की मात्रा सही रहती है तो आप किसी भी इन्फेक्शन से अच्छे से लड़ पाते हैं। तो ये तो है हमारा संतुलित आहार। अब इसके अलावा जो हमारा 3 और चीजें हैं, यानी कि एक्सरसाइज, वो आपको जरूर करना है। कोशिश कीजिए कि दिन भर बैठे मत रहिए, आप कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहिए, क्योंकि ऐसी स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब जो गाइडलाइंस फॉलो करें, एटलीस्ट आधा घंटा से 45 मिनट की रोज एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों में सिविरिटी, मतलब जो बीमारी की से तकलीफ हो रही है वो कम हो रही है, और लोग का आईसीयू स्टे भी बहुत कम हो रहा है। तो इसलिए आप लोग व्यायाम जरूर कीजिए। उसके अलावा
नींद आपको समय पर लेना बहुत जरूरी है, कम से कम 7-8 घंटे की नींद, और टाइम पे सोना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो लोग कम टाइम के लिए सोते हैं या फिर नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, उनकी भी इम्यूनिटी जो है वो लोअर हो जाती है। और चौथा, अगर आपको कोई भी मानसिक तनाव है या बहुत परेशानी में रहते हैं, तो कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे आपका थोड़ा सा मन बहल जाए। एक्सरसाइज करेंगे, उससे भी आपका मानसिक तनाव दूर होता है। और लास्ट चीज जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हम मिस कर जाते हैं, वो है हमारी सूरज की रोशनी, जो कि हमें बहुत आराम से मिल जाती है। हमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जाके बैठना है। तो आप 11 से 2 के बीच में सिर्फ 10 से 20 मिनट के लिए कोशिश कीजिए कि रोज कम से कम आप बैठें सनलाइट में, कम से कम 5 बार तो हफ्ते में बैठी जाए, और अपनी जो स्किन है, मतलब बाजू है, टांगे हैं, सब अच्छे से सूरज की रोशनी उस पर लगनी चाहिए, ताकि आपको विटामिन डी मिल पाए, क्योंकि वो भी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर दीपाली, आप तो बहुत अच्छी तरह से सब समझा रहे हैं, इसके लिए बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रीतांजलि, एक बात बताइए, ये जो मास्क है वो कितने दिन तक हम लगा सकते हैं? कितनी जल्दी जल्दी बदलना चाहिए, धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए? शायद ये प्रश्न का उत्तर रह गया था, तो एक बार ये फिर से बता दीजिए। हाँ जी मैम, मैं मास्क के बारे में बताना चाहूंगी कि 3 प्रकार के मास्क अवेलेबल है। एक तो N95 मास्क है, दूसरा एक कपड़े की मास्क रहती है, और एक सर्जिकल मास्क होती है। तो जो N95 मास्क है वो हम लोग जैसे, हेलो, हाँ यस, जरा। जो N95 मास्क है वो हम लोग जो यूज करते हैं, डॉक्टर्स जो यूज करते हैं, उसको हम लोग अगर कोविड एरिया में जाके यूज कर रहे हैं तो उसको तो उसी समय हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। अगर कोविड एरिया में नहीं उसका इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम लोग फिर से एक सिक्योर प्लेस में आराम से कान के पीछे से पकड़ के रख के, एक कागज के थैले में रख के, और उसको अगर चाहे तो 4 दिन 5 दिन के बाद यूज कर सकते हैं अगेन, लेकिन ऐसा 3 या 4 बार ही करें, उसके बाद मास्क को डिस्कार्ड करें। तो नॉर्मली जब हम लोग ऐसे ओपीडी में बैठते हैं तो 5 N95 मास्क हमें दिया जाता है, और पहला मास्क को मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वैसे पहन के फिर उसको रोटेट करते हैं 3 हफ्ता के लिए, उसके बाद उसको डिस्कार्ड यूजली करते हैं। बट जो कपड़े की मास्क है, कपड़े की मास्क अगर हम लोग पहन रहे हैं तो जब बाहर गए कपड़े की मास्क पहन के वापस लौटे, वापस आते के साथ उसको डिसइंफेक्टेंट में या सोप वाटर में डालना है। जो सर्जिकल मास्क है उसको एक बार ही पहना जाता है, वो एक बार पहन के उसको डिस्कार्ड करना है एवरी टाइम। और कोशिश यही रहनी है कि अगर इन्फेक्टेड कोई है तो वो 8 घंटे से ज्यादा सर्जिकल मास्क ना पहने, 8 घंटे के बाद उसमें डिस्कार्ड करें। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो मास्क हम डिस्कार्ड करते हैं उसको हम डस्टबिन में डालें, और डस्टबिन की लिड लगी रहे, ये नहीं हो कि डस्टबिन का लिड खुला रहे। ये सब ध्यान रखने चाहिए हमें। हाँ वो ये तो ठीक बात है आपकी बताई हुई, लेकिन अब आजकल डबल मास्क के ऊपर भी बहुत चर्चा है ना, तो इसलिए 2 हाँ जी। मास्क, बाहर जाने के समय 2 मास्क लगाना चाहिए, ये जरूरी तो है। बेसिकली डबल मास्किंग का कॉन्सेप्ट ये सेकेंड वेव में बढ़ के आया है। पहले वेव में इसकी उतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अभी जो स्ट्रेन फैला है उस स्ट्रेन को देखा गया है कि बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस है। अगर मतलब घर में किसी एक को होता है तो अधिकतर घर में 4-5 जितने लोग रहते हैं सबको ही हो जाता है। तो ये इन्फेक्टिविटी रेट चूंकि ज्यादा है, तो डबल मास्किंग का रूटीन फॉलो किया जाता है, इन द सेंस कि अगर आप बाहर जाएं तो एक मास्क के ऊपर अगर दोबारा से दूसरा मास्क लगाएं, 2 मास्क विल बी एबल टू टेक केयर, जितना भी ड्रॉपलेट्स होगा वो उसको मतलब जो गैप्स एक मास्क की वजह से आपका रह जाता है वो दूसरा मास्क उसको कवर अप कर देगा, और आपको वो इन्फेक्शन लगने की संभावना कम हो जाती है। धन्यवाद। डॉक्टर अमीन, आपसे पूछना चाहूंगी कि मतलब आज कॉमन कोल्ड और कफ के सिम्टम्स और कोविड-19 के सिम्टम करीब करीब सेम होते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये कोविड है या ये कॉमन कोल्ड है? बहुत मुश्किल है। इतना सिंपल होता तो हमको टेस्ट की भी शायद जरूरत ना पड़ती। बट अगर देखिए आजकल हम लोग अगर लॉकडाउन में घर पर ही बैठे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हम बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, बाहर के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, साफ पानी पी रहे हैं, तो हम बीमार क्यों पड़ेंगे? तो आज की तारीख में अगर कोई बीमार पड़ रहा है 3 दिन से ज्यादा, तो जैसे हमने बताया टेस्ट करवा लीजिए, यही तरीका है। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनको सिर्फ नाक बह रही है,
अभी जो लास्ट जो सेकेंड वेव चल रहा है उसके अंदर तो कितने लोग को सिर्फ नीजिंग, सिर्फ छींकें आते रहती है, ये पॉजिटिव आते हैं। हमने गायनेक में देखा है कि डिलीवरी के लास्ट जो महीना होता है उसमें उनका हर माँ का आरटी-पीसीआर करने में आता है, उनको कोई सिम्पटम्स नहीं होते, फिर भी वो पॉजिटिव आ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सर्दी खांसी सिंपल कोई सादा वायरस है, देखो ये भी वायरस ही है फाइनली, पर ये परेशान ज्यादा कर रहा है हम लोगों को। तो अगर आप 3 दिन से ज्यादा बीमार है तो बहुत ही आसान है, टेस्ट करवा लीजिए। और जैसे आपने बताया अभी तो घर पर भी टेस्ट अवेलेबल है, आपको नहीं जाना है हॉस्पिटल में महंगा टेस्ट, अभी तो गवर्नमेंट में तो फ्री में होती है टेस्ट। तो प्लीज टेस्ट करवाइए, जितना हम ज्यादा टेस्ट करेंगे, जितना हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, जितना ज्यादा हम क्वारंटाइन करेंगे, हम उतना जल्दी इसमें से बाहर आ सकेंगे और हमारी नॉर्मल जिंदगी जी सकेंगे हम लोग। थैंक यू। डॉक्टर श्वेता, एक क्वेश्चन आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मतलब अगर डायबिटीज है तो हम लोग वैक्सीनेशन करवा सकते हैं कि नहीं, या फिर हमको वेट करना चाहिए कि शुगर खत्म हो जाए उसके बाद ही वैक्सीनेशन कराया जाए? सो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, जिसको भी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या फिर अदर क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए। उसके लिए कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको जाके जब भी अपॉइंटमेंट मिलता है तो वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। और जितना हो सके आप अपनी बीमारी को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, उनको जब भी कोरोना इन्फेक्शन होता है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। उनके अंदर सिवियरिटी कोरोना की ज़्यादा होती है। तो ऐसे मरीजों को वैक्सीन लगाना ज़्यादा ज़रूरी है और ऑन प्रायोरिटी बेसिस उनको लेना चाहिए। तो इवन अगर आपका डायबिटीज़ पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, फिर भी आप वैक्सीन जाके ले सकते हैं। सी वैक्सीन जो है वो वायरस नहीं है, वो आपकी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो आपकी बॉडी में जाके सिर्फ एंटीबॉडीज़ बनाएगा जो आपको प्रोटेक्शन देगा। तो ये जो भ्रांति है लोगों के अंदर कि वैक्सीन की वजह से वो लोग बीमार पड़ रहे हैं या फिर उनको तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं है। वैक्सीन की वजह से जो एंटीबॉडीज बनती हैं और उस एंटीबॉडीज के लिए इमीडिएटली 2 या 3 दिन के लिए थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स रहते हैं, जिसमें सर दर्द रहता है या बुखार आता है। उसको हम लोग पैरासिटामोल से कंट्रोल कर सकते हैं और कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हम लोगों ने वैक्सीनेशन से नहीं देखा है। तो जो भी क्रॉनिक बीमारी है उसकी चिंता मत करिए, बल्कि आपको प्रायोरिटी बेसिस पे अपना वैक्सीन लेना चाहिए। थैंक यू। डॉक्टर शबीना, आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज आप करते हो और देखते हो, ये रोज का जो टेलीविजन पे दिखाते हैं कि गंगा में बॉडीज मिली या गंगा के किनारे लोग बॉडीज को छोड़कर चले गए। जहाँ तक मुझे मालूम है, जब कोविड नहीं था तो भी लोग बाग अक्सर गंगा जी में बॉडीज बहा देते थे, लेकिन तब उसकी कोई इश्यू नहीं बनता था। इसी तरह से अक्सर देखते थे कि लोगों ने वहीं पे क्रिमेशन कर दिया क्योंकि उनके पास साधन कम थे, तो भी उसका इश्यू नहीं बनता था। तो आप लोग एज टास्क फोर्स मीडिया के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं बना सकते? क्योंकि ये सब चीज़ें खाली भड़काऊ हैं, खाली मतलब लोगों को भी परेशान करती हैं, मन में चिंता भय और भी ज़्यादा आ जाते हैं। इसकी जगह अगर खाली ये 3 चीज़ पे हम फोकस करें कि मास्क लगाना है, हाथ धोना है, ये चीज़ कॉन्स्टेंटली अगर कहते रहे, रादर देन सेइंग शोइंग की बॉडीज ऐसे हो गई या ये हो गया वो हो गया, तो ऐसी कुछ आप गाइडलाइंस नहीं बना सकते क्या गवर्नमेंट की तरफ से? सो अभी आई थिंक एक मैसेज भी आया था कि द इंसिडेंस इज ट्रू, कि ऐसा हुआ था कि डेथ ज्यादा हुई है। सी इंटरनेशनल एजेंसीज काफी सारी ये बोल भी रही है, एंड कुछ मामले में ये सही भी है कि जो नंबर ऑफ काउंटिंग हुआ है, जो लोग की डेथ हुई है उनका, वो उसमें गलतियां हुई है और काफी सारी गलतियां हुई है। तो यस, वी हैव हैड, हमारा जो डेथ रेट है वो काफी हाई गया है इस बार। दैट बीइंग सेड, जो आपने मीडिया कंट्रोल के बारे में कहा, गाइडलाइंस डेफिनेटली बनी हुई है मीडिया की आउटलुक के लिए। ठीक है, आप अगर अभी भी देखेंगे, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं पे भी कोई मैसेज भी लिखेंगे कोविड के बारे में, तो साथ साथ एक नोटिफिकेशन जाएगा। वो गाइडलाइन बनी हुई है कि वो जो राइट प्रोटोकॉल्स है उसके बारे में साथ में गाइडलाइंस जाएगा। दैट बीइंग सेड, हम एक डेमोक्रेसी है वंदना जी, एंड फ्री स्पीच हमारा बेसिक राइट है। अगर हम ऐसे सिचुएशन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद अगर आप वीडियो के बीच में डिफरेंस नहीं रहेगा, राइट? दैट आपकी बात सही है कि मीडिया की भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे
हम हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, डॉक्टर्स अपनी बना रहे हैं, हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, आप लोग अपनी कर रहे हैं, ठीक है। वैसे मीडिया एज अ फोर्थ आर्म ऑफ डेमोक्रेसी उसकी काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही और सेंसेशनल नहीं बट ऐसी इंफॉर्मेशन दे जिसकी जरूरत हो, ना कि जो सिर्फ बिकता हो, ठीक है। बट वो सेंसरशिप हम लोग नहीं कर सकते, गवर्नमेंट बॉडीज नहीं कर सकती है, क्योंकि हम लोग एक फ्री स्पीच डेमोक्रेसी में रह रहे हैं कि वो सेंसरशिप जो है दो ही लोग कर सकते हैं, या तो मीडिया खुद कर सकता है या फिर हम कंज्यूमर्स कर सकते हैं। अगर हम ऐसे न्यूज़ देखेंगे नहीं जो सिर्फ सेंसेशनल हेडलाइंस देते हैं, तो मीडिया के पास कोई वो बनाने का कोई कारण नहीं होगा, ठीक है। द रीजन वाई मीडिया ये सारे सेंसेशनल हेडलाइंस बनाते हैं और ये सेंसेशनल न्यूज़ आपके व्हाट्सएप से लेके आपके ईमेल्स तक पहुंच जाता है, वो इसलिए है क्योंकि लोग वो एक्चुअल में देखते हैं, ठीक है। चाहे वो डर के मारे देखते हैं, या चाहे एक 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 नॉलेज लेने के लिए जो एक फ्रेंजी हो जाता है, एक पागलपन होता है कि हर कुछ मुझे जानना है, सब कुछ जाने बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, वो फ्रेंजी की वजह से होता है। बट ये फैक्ट है कि इन स्पाइट ऑफ गाइडलाइंस वी कैन नॉट, हम लोग गैग नहीं कर सकते मीडिया को कि भाई आप ये नहीं बोलेंगे। इमरजेंसी के वक्त जब ये हुआ था तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे, जैसे आप काफी अच्छे से जानते होंगे मेरे से ज्यादा, आई सपोज। हाँ, धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं, बहुत सारी चीजें उठती हैं, लेकिन शायद हमें एक और सेमिनार करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि समय का तो अभाव है। और लेकिन जस्ट टू सम अप, अपने जो जो कहा है उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो आपको वैक्सीनेशन, सबसे पहले वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन लेने के लिए आपकी उम्र या 18 से ऊपर होनी चाहिए। अलग अलग तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री मिलता है, अलग अलग जगह में अलग अलग रेट पे आपको वैक्सीनेशन मिलता है। अनलेस आपको कोई तरह की एलर्जी हो या कुछ हो तो बात दूसरी है, नहीं तो हर एक आदमी वैक्सीनेशन ले सकता है। और जो टाइम बताया गया है उसके हिसाब से आप वैक्सीनेशन ज़रूर ले लीजिए। उसके बारे में कुछ मत सोचिए कि बीमार होंगे या बुखार होगा या क्या है। पहले भी हम बच्चों को टीका दिलवाते थे, पहले भी चेचक का टीका लगता था, सब कुछ था। वो ये नहीं था कि उसे चेचक होएगी नहीं, वो सिर्फ इसलिए होता था कि उससे इंटेंसिटी कम हो जाए। यही चीज़ इसमें है कि वैक्सीनेशन के बाद कोविड होगा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कोविड का खतरा कम हो जाएगा। एक तो ये हमारी बात समझ में आई है। और एक हमको ये समझ में आया है कि आपको कोई भी सिम्टम हो, खांसी जुकाम सर्दी, 2-3 दिन अगर आपको लग रहा है कि हो रहा है, एक और भी सिम्टम है जो कि शायद हम लोग पता नहीं बताया या नहीं, कि हमारे मुंह का टेस्ट खत्म हो जाता है या हमारे सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो 2-3 दिन के बाद आप ज़रूर किसी भी सेंटर में जाकर दिखा लीजिए, या कम से कम जैसे डिजी स्वास्थ्य जैसा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप बात करिए और उन्हें बताइए, तो वो आपको बता देंगे। एक कोशिश करके अगर हो सके तो ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर अपने घर में ज़रूर रखिए। ऑक्सीमीटर का है, उंगली उसमें डाली जाती है और आप अपना ऑक्सीजन लेवल ले सकते हैं। ज़्यादातर प्राय आपका ऑक्सीजन लेवल 94-95 के ऊपर होना चाहिए। अगर उससे नीचे होता है तो फिर वो देखने वाली बात है। और वो उसका भी टेस्ट करने का तरीका है कि आपने ऑक्सीमीटर में चेक करा, उसके बाद आपने 6 मिनट तक वॉक करी या कुछ एक्सरसाइज करी, और फिर उसके बाद फिर से चेक करा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 93 के नीचे आ जाता है तो ज़रा सा आपको खतरा हो सकता है, तो आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। अगर इफ़ यू वांट टू ऐड ऑन डॉक्टर्स एनीथिंग दैट आई एम कमिंग अप, प्लीज फील फ्री टू डू दैट। दूसरा, खाने पीने के बारे में बताया गया है कि हमें सब कुछ हम खा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन खाने में ज़्यादा करके हमें प्रोटीन्स खाना है, क्योंकि प्रोटीन से हमारी शक्ति बढ़ती है। आयरन का खाना खाना है, शुगर वगैरह जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। प्लस हमको जो चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी पीते रहें, तेल जो हम नॉर्मल खाते हैं वो खाएं पर क्वांटिटी कम कर दें, घी भी हम खा सकते हैं, और एक्सरसाइज वगैरह करनी ज़रूरी है। और मानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज रेगुलर उसमें करते रहें तो लंग्स में हम ऑक्सीजन का वो कर सकते हैं। जैसे जोर से सांस लेके सांस छोड़ेंगे या कुछ है, लेकिन अगर तबीयत खराब है और उस समय ऑक्सीजन की कमी है तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। और इस सब के लिए गवर्नमेंट हमारी काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं।
ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का भी इंतजाम किया गया है, ऑक्सीजन भी लाई गई है। तो हर वक्त हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें उनका भागीदारी बनकर काम करना है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। कोई हर वक्त कहता रहे ये चीज़ खराब है, ये चीज़ खराब है, ये चीज़ खराब है, तो आपके दिमाग में भी वही बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप कोई कह रहे हैं ये खराब है, ये खराब है, तो आप उनको बताएं कि नहीं ये खराब नहीं है। अगर हमको मालूम है हॉस्पिटल की कमी है, सबको मालूम है इस समय कमी है, लेकिन ये कमी इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये कमी इसलिए है कि इतने ज़्यादा लोग एक साथ बीमार पड़ गए हैं कि ये कमी आ गई है। तो कितने भी हॉस्पिटल बना लेते हैं इस समय, तो वो कमी तो कभी भी हो सकती थी। तो इसलिए हमें उस बात को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और ये जो है कि आप उल्टा लेट जाइए तो आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा या आप अच्छे हो जाएंगे, इस तरह से आप अपने आप को ध्यान रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबको मास्क पहनना है, सबको हाथ बराबर और सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश करनी है। Anything that I have forgotten in summing up the entire thing, please add on. Everybody should go for the vaccination. सब लोगों को वैक्सीनेशन जरूर लगाना है। अभी अगर आप सब अपने वीडियो ऑन कर सके तो संदीप जरूर फोटो लेना चाहेंगे सबकी, ताकि उनको मालूम रहे कौन कौन आए हैं। तो एक बार के लिए सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। संदीप आप फोटो ले सकते हैं। पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, पर संदीप एक रिकवर्ड कैंसर पेशेंट है और अपना इलाज पूरा होने के बाद वो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और डिजी स्वास्थ्य उसमें से एक है, जहाँ पे उन्होंने इतना मतलब गाँव में जाकर एक नया अभियान शुरू करा है और इतना वो है। तो आप लोग अगर इस अभियान में उनके साथ नहीं जुड़ेंगे और अगर उनकी सेवा का मतलब यूज़ नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, तो फिर थोड़ा उनका प्रयोग जो उनका जो ये एक्सपेरिमेंट है या प्रयास है, ये इतना अच्छा नहीं होगा और उनको भी कहीं मन में खराब लगेगा। तो उनकी कोशिश तो यही है कि उनके गांव में किसी को भी परेशानी ना हो, उस एरिया में किसी को भी परेशानी ना हो और उस एरिया में जितना सबको मिल सके वो सबको दिलवा सके। तो आशा है जितने लोगों ने यहाँ पे अटेंड करा होगा वो सब लोग अब संदीप जी से अच्छे से जान पहचान हो गई होगी और डिजी स्वास्थ्य को ज़रूर से उनकी सेवाओं का उपयोग करेंगे। धन्यवाद सब डॉक्टर्स को, बहुत ज़्यादा आपने इतना समय भी निकाला और इतने अच्छे से सब बातें बताई जिससे कि शायद हम सब की नॉलेज बढ़ गई है। क्वेश्चन जो आ रहे थे वो मैं कॉन्स्टेंटली पूछ रही थी, पर अगर कोई प्रश्न छूट गया है तो 1 मिनट का टाइम है, अगर कोई पूछना चाहता है तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न, पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिएगा कि मुझे ऐसा हो रहा है या मेरे पिताजी को ऐसा हुआ है, या ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछिए जो कि सबके लिए है। क्योंकि टेली कंसल्टेशन में एक यही चीज़ है कि हम लोग एकदम स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बता सकते। उसके लिए हो सकता है कि टेस्ट करवाना पड़े, या जैसे किसी ने बताया था कि अगर डॉक्टर को लगता है तो वो CT स्कैन के लिए बुलाएंगे या ब्लड टेस्ट कराएंगे या कुछ है, लेकिन जनरल क्वेश्चन हम लोग बात कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है चैट बॉक्स में, इसमें ये पूछा गया है कि जिसको कोविड-19 हुआ है उनको वैक्सीन कब ले सकते हैं। तो पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस उनको जो वैक्सीन है वो 3 महीने के बाद, पर अगर कोविड हो जाता है तो कोविड-19 होने के बाद 3 महीने के बाद वो वैक्सीन ले सकते हैं सेफ्टी। और एक और भी चीज़ मेरे ध्यान से उतर गई जो मैं जानना चाहूँगी और सबको बताना चाहूँगी, क्योंकि क्या होता है एक बार कोविड हो जाता है तो हम उनको बिल्कुल ऐसी नज़रों से देखते हैं कि जैसे कोई बड़ा भारी उन्होंने पाप कर दिया है और हम उनके साथ मिलना नहीं चाहते हैं, उनके साथ बैठना नहीं चाहते हैं या कुछ है। लेकिन नॉर्मली कोविड होने के कितने दिन बाद वो आदमी अपनी नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, सबसे मिलना जुलना कर सकते हैं, सबके साथ बैठ सकते हैं। कितने दिन बाद सेफ पीरियड होता है? Anybody can take on, any of our doctors or क्वारंटाइन पीरियड जो है 14 डेज जी, बस उतने दिन अलग रहना है, उसके बाद नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। मतलब अगर पति पत्नी है तो वो साथ में भी रह सकते हैं। मास्क तो खैर लगाना ही पड़ेगा, पर उसके अलावा बाकी सब घर में साथ में रहने में कोई
हाँ, क्योंकि ये एक प्रश्न सबके मन में बहुत रहता है कि अरे उसको तो कोविड हुआ है, तो मतलब ऐसे हो जाता है जैसे कि कोई एकदम अछूत हो गया हो, कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें आसपास भी नहीं घूमना है या जाना है या कुछ है। तो ये मन में से निकाल दीजिए कि अगर किसी को कोविड हुआ है तो हम उसके पास 14-15 दिन के बाद बैठ सकते हैं। मास्क उनको भी पहनवाइए और आप खुद भी मास्क पहनिए। सही है। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीडिंग करने वाली वुमेन ले सकते हैं क्या? नए गाइडलाइंस में ये अलाउ करने में आया है, और अगर वहाँ पॉजिटिव है, कोविड हुआ है, तो भी उसको बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते रहना है, मास्क पहनकर और हाथ की सफाई अच्छी तरह करके। संदीप, आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच आप सारे लोग को, सारे डॉक्टर्स, पैनल स्पीकर और मैम स्पेशली आपको, कि आज का कॉल को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्पेशली गांव से लोग जुड़े हुए हैं जो सुनना चाह रहे थे। आप सारे लोगों को काफी दिनों से ढेर सारी शंका, ढेर सारा सवाल उनके मन में था। आई होप कि उन सारे जन को सारे सवाल का जवाब मिला होगा। लोग मैम गांव में तो मास्क पहनते ही नहीं है, शादी में जाते हैं और लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हर एक चीज, तो वहां पर ये थोड़ा सा हम लोग के लिए मुश्किल होता है। कभी जब कोई बंदा डायग्नोस होता है और फिर उनको ऑक्सीजन की तो जरूरत पड़ती है और उनका पूरा फैमिली उस टाइम इधर उधर भागता है। सो आई होप कि ये जो सेशन रहा है, जो सेशन आज का हुआ है, ये सबके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। और इस तरह के सेशन हम लोग आगे भी रखेंगे, जिससे आप लोग और भी सवाल लेकर के आए और भी जानकारी ले सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you everyone. Thanks a lot. Thank you.